Hello guys, so I'm making this video to introduce about the GFRS material that you have to carry in your exam. जैसे अब मैंने एक ड्राइव लिंक फॉरवर्ड किया टेलीग्राम पे, तो उसमें हमारे पास क्या क्या फोल्डर है। GFRS की एक तो केस स्टडी डाइजेस्ट है केस वन पे, हमारे पास क्या सेकंड पे अदर रिमेनिंग केस स्टडीज। जैसे इसमें क्या थी, सिक्स जो इनिशियल केस स्टडी आईसीएआई ने इशू की थी, एमटीपीज जो कई केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर कवर नहीं है, एग्जाम पेपर्स हो गए। तो मेनली तीन कंपाइलेशन है ये सेकंड पॉइंट जो है ना, ऑल अदर रिमेनिंग केस स्टडीज। और ये थर्ड पे क्या है, आईएफआरएस वर्सेस यूएस गैप की एक समरी बना रखी है 12 पेज की, जो आईसीए ने 75 पेज की है, तो जस्ट 12 पेज की समरी में। नेक्स्ट कार्विन कार्व की समरी है, ये दो फॉर्मेट्स के अंदर है, एक चैट फॉर्मेट के अंदर है और एक डायरेक्ट थोड़ा बेयर फॉर्मेट में। अगर कई बार अगर कुछ हमें लिखना आ गया तो हम डायरेक्ट उससे भी हम यूज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस, अब इसमें फिफ्थ में क्या है कि एक ओवरऑल केस इंडेक्स है यहाँ पे, कि एक जनरल अगर हम केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने जाए उस कीवर्ड से, अगर डायरेक्टली उन्होंने अगर कहीं केस स्टडी डाइजेस्ट अगर उन्होंने पिक की है, तो वहां से उनको डायरेक्ट पिक कर सकते हैं, कि हम डायरेक्टली एक रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ उन्होंने अगर कोई कीवर्ड होगा तो। नेक्स्ट क्या है कि जीएफआरएस केस स्टडी इंडेक्स का ये है कि जो उनके अंदर क्वेश्चंस है डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज, ये उसका एक इंडेक्स प्रोवाइड करके है। एंड सेवंथ पे क्या है कि एक एग्जाम पेपर्स का है ये सिमिलर वाइज, जैसे एग्जाम पेपर्स में जो कवर्ड नहीं है जीएफआरएस केस स्टडी जिसमें अदर देन दैट कवर्ड है, एंड सिमिलर विद एमटीपी। ये डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले हमारी केस स्टडी डाइजेस्ट जो हमें कैरी ऑन करनी है। फिर सेकंड हमारे पास आ गई कि जो रिमेनिंग केस स्टडी डाइजेस्ट हैं, और ये कब तक है, मार्च 23 तक एमटीपी तक अपडेटेड हो चुकी हैं। और इसके बाद जैसे स्टार्टिंग में एनालिसिस था कि कौन कौन से केस स्टडीज में पास्ट ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उनके कितनी केस स्टडीज इंक्लूडेड कवर हैं या नहीं, ये स्टार्टिंग के 2-3 पेज के अंदर ये एनालिसिस है उसका। उसके बाद ये पेज नंबर एनालिसिस है उनके, कि कहाँ कहाँ तक है। जैसे अगर हम देखें जो अभी रिसेंटली आई थी, जो नवंबर 22 एंड एमटीपी 23 हुआ है, उसके अंदर के नवंबर 22 के अंदर 1 to 4 5 केस स्टडीज थोड़ी न्यू थी, तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड केस स्टडी 3 वो कॉपी पेस्ट मतलब एज एज इट इज उन्होंने पिक कर दी थी। एंड सिमिलर विद एमटीपी, उन्होंने केस स्टडी 1 and 2 तो न्यू थी, तो वो एडिशनल यहाँ पे आ गई, और रिमेनिंग केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर कवर्ड है। और ये केस जो ये वाला इंडेक्स है, ये क्या है, जो हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट है ना, ये उसका है कि उसमें के अंदर कौन कौन से केस स्टडीज हैं, उसका एमटीपी कौन से एमटीपी के अंदर ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं। देन ये उसके बाद हमारी रिमेनिंग केस स्टडीज, इसके अंदर भी जो स्टार्टिंग है ना, ये हम देखेंगे ये इनिशियल, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि इनिशियल 6 केस स्टडीज, अगर किसी की तैयारी हो चुकी है तो वो इन केस 6 केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना कर सकते हैं, बिकॉज ये केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अगर आईसीए अगर पूछती है पहली अगर इन केस स्टडीज में से, तो उनको गेस करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो एटलीस्ट इन 6 केस स्टडीज को गो थ्रू एक बार जरूर कर लेना कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कर रखे हैं इन सोल्यूशंस को। बट इनमें एक ये ध्यान रखना कि जैसे अगर जो पुरानी केस स्टडीज थी, जैसे मई 18 तक होंगी या 19 तक होगी, वहाँ AS17 एंड AS18 रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स थे और लीज के स्टैंडर्ड एप्लीकेबल थे, तो वो अब रिमूव हो चुके हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं 115 एंड 116 के अंदर। और इसी के अंदर एक चीज थी, जैसे एक पावर परचेज एग्रीमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन था, इसे ने वो कर रखा है, तो उसके अंदर क्या है, वहाँ पे एक लेसर की अकाउंटिंग पूछ रखी है, और लेसर की अकाउंटिंग इन AS17 एंड इंड AS 116 बोथ आर सेम। और अगर आईएफआरएस भी लेंगे तो आईएफआरएस के अंदर भी सेम है, जो आईएस पहले 17 था वो कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो इसीलिए अगर वहाँ वो क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके देखना है, एक पावर परचेज एग्रीमेंट का है वहाँ पे, कि वो इधर कन्वर्ट होता है, वहाँ पे उनकी कन्वर्जन अकाउंटिंग हमें करनी होती है, और वो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ था कि हमें स्टेट गवर्नमेंट को हमने इशू की थी वो पावर परचेज कुछ कर रखा है वहाँ पे वॉट्स की। ये सिमिलर विद ये आईएफआरएस और यूएस गैप्स की समरी है। हम जल्दी से अगर कोई क्वेश्चन के अंदर अगर जो ऐसे जब इस बार का मई 23 या आगे कैरी ऑन जब भी पूछती है, तो उसके अंदर हम जल्दी से ट्री ऑन चेक ऑन कर सकते हैं ना, वो कौन से स्टैंडर्ड पहले से पूछ रही है। आइदर रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड है, एसेट कोई फाइनेंशियल एसेट है तो सिमिलर लाइबिलिटी एंड इक्विटी हम जल्दी से रेफर कर सकते हैं, कंसोलिडेशन में है तो हम जल्दी से उस पर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड ऑल शेयर बेस्ड पेमेंट्स इसके अंदर कवर्ड है, मतलब सारे जो आईसीए ने कर रखे हैं उसकी एक समरी है। डेरिवेटिव्स एंड हेजिंग हो गया इसके अंदर, और लीजेस एंड लास्ट यही था लीजेस के अंदर। और इसमें भी अगर जो इम्पोर्टेंट है, अगर किसी का टाइम अगर हो जाता है तो उसको एक रीड ऑन भी कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या कैसे लिख रखा है। और अगर कोई भी आईसीए अगर पूछती है तो हम यहाँ से जल्दी से रेफर करके भी लिख सकते हैं कि जल्दी से एक समरी रीड करके, क्योंकि छोटी रीड समरी है हमारे पास, तो हम जल्दी रेफर ऑन भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका भी सारे जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे यहाँ पे ये ऑलरेडी यूएस गैप्स के होंगे, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में आईएफआरएस के जो डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट ऑन, अब इसी के अंदर क्या है, ये मेजर डिफरेंसेस हैं कि जो कार्ब इन कार्ब आउट्स हो गए। स्टार्टिंग में क्या है कि जो आईएफआरएस जो करस्पॉन्डिंग सेम है बट नोटिफाई नहीं हुए, जैसे आईएफआरएस 17 है, जो वहां पे आईएफआरएस नोटिफाई हो चुके, बस इंडिया से अभी नोटिफाई नहीं हुआ तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलर विद ऐसे कई आईएफआरएस आईएएस हैं, इफ्रिक स्टैंडर्ड है या एसआईसीएस है, जो हम अभी तक नोटिफाई नहीं हुए या रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए।
जैसे पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का IAS 37 IAS 39 है अकाउंटिंग से रिलेटेड, बट इंडिया ने 109 की अर्ली एडॉप्शन की थी, तो उन्होंने 39 को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। सिमिलर विद IFRIC 2, SI 7 एंड IFRIC 4। नाउ हमारा अब ये आता है कार्विन कार्व आउट्स। स्टार्टिंग में क्या है कि कार्व आउट्स क्या होते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंस होते हैं दूसरी प्रिवेलिंग जो इकोनॉमिक कंडीशंस है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको कैसे रेफर कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कि कौन से इंडेक्स से कार्व आउट है वहाँ पे। अगर मान लो अगर आई से डायरेक्ट पूछती है तो उसमें भी मेजरली इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन से हैं, एक इंडेक्स 1 और इंडेक्स 10 का जो लॉन्ग टर्म ब्रीच होती है वहाँ पे। IFRS क्या कहता है वहाँ पे, उसको आप करंट ट्रीट करोगे, आपकी कहीं कैसी भी ब्रीच होगी, और वो भी लोन आपका क्या होगा, चाहे कैसा भी हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, वो आपको क्या करेगा, ब्रीच मानेगा और वो करके उसको करंट क्लासीफाई करवाएगा। और ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। अगर मान लो लेंडर ने बाद में अगर उस ब्रीच को कंडोन भी कर दिया या माफ कर वेव ऑफ कर दिया, तो उसको फिर भी वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही ट्रीट करेगा। बट इंडेक्स के अंदर क्या है यहाँ पे कि पहली बात तो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि IFRS के अंदर लॉन्ग अरेंजमेंट की बात की थी और वहां पे लॉन्ग टर्म की बात है इंडेक्स के अंदर। और क्या होगा, रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे क्या होगा, पेबल ऑन डिमांड हो गया, और उसकी क्लासिफिकेशन वो अगर मान लो करंट होगी है, बिकॉज पेबल ऑन डिमांड होंगे तो करंट बन जाएगी। बट अगर लेंडर ने बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेक्स 10 जो होता है, कि अगर अप्रूवल जब माने जाते हैं कि फाइनेंशियल्स कब हुए हैं, अगर उससे पहले अगर लेंडर ने वेव ऑफ कर दिया है बिफोर दैट अप्रूवल, देन उसको हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट कर देंगे। तो और आईसीए ने क्या मतलब उन्होंने इंडेक्स के अंदर क्या किया है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट था IFRS के अंदर, तो उसको डिलीट कर दिया वहां पे। अब नॉन एडजस्टिंग क्या हो गया, वो एडजस्टिंग इवेंट बन गया। सिमिलर जैसे अब ये कार्व आउट इंडेक्स 10 के अंदर भी आ गया, क्योंकि इंडेक्स 1 के अंदर बता रखी थी ये वहां पे था इंडेक्स 1 के अंदर की करंट नॉन करंट बाइफरकेशन इंडेक्स 1 के अंदर क्लासिफिकेशन होती है। इंडेक्स 10 में उसको नॉन एडजस्टिंग बताया था IFRS के अंदर अब, और सिमिलर विद इंडेक्स के अंदर उसको एडजस्टिंग इवेंट बता दिया। और ये इंडेक्स 16 के अंदर एक थोड़ी नई हुई थी कि जो हमारे प्रोसीड्स होते हैं, सेल प्रोसीड्स, अगर हम कोई नई अगर कोई चीज बना रहे हैं जो कैपेबल है सेल होने के लिए आगे इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, अगर हम उसके अगर कोई हमें सेल प्रोसीड मिलती है, जैसे अगर हम कोई मशीनरी बनाते हैं उससे हमें कोई यूनिट्स मिली, तो हमारी वो सेल हम उसको सेल कर सकते हैं उसको। तो IFRS क्या कहते हैं, IS मींस इसमें IS 16 होता है, वो क्या कहता है कि आप सेल प्रोसीड्स को डायरेक्टली इनकम दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बट इंडेक्स अब यहाँ क्या कहता है कि आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में मत लेके जाओ, उसका क्या है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो आप अपनी आइटम जो भी उसका पार्ट है उसमें से डिडक्ट करो आप। नेक्स्ट, IAS 28 क्या कहता है कि आपको यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फुलफिल करनी है, चाहे आपके एसोसिएट्स हो, अगर आप कोई डिफरेंट पॉलिसी फुलफिल कर रही है तो आपको फिर भी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी करनी है। बट इंडेक्स क्या कहता है, उन्होंने एक फ्रेज ऐड कर दिया है यहाँ पे कि अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अगर मान लो एसोसिएट्स के ऊपर हमारा इतना कंट्रोल ही नहीं है, अगर हम उसको कहेंगे तो भी वो करके नहीं देगा, तो वहाँ पे तो वो बर्डन सा बन जाता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। और IAS 32 के अंदर ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या कि अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है, तो IFRS के अंदर क्या होता है कि वो डेरिवेटिव लाइबिलिटी हो जाती है, दैट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो उसका जो भी गेन लॉस होगा हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। बट अगर जो भी हमारा एज पर इंडेक्स होता है वो हम उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कार्विन का एक कार्व आउट हो गया यहाँ पे, कि उन्होंने एक्सेप्शन डेफिनेशन के अंदर एक्सेप्शन डाल दिया फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, अगर कोई फॉरेन करेंसी है जो उसकी एक्सरसाइज प्राइस किसी भी करेंसी के अंदर फिक्स्ड हो, तो उसको हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही ट्रीट करेंगे। और IFRS 3 की और ये इंडेक्स 103 के अंदर क्या है कि जो बार्गेन परचेज गेन होता है हम उसको क्या करते हैं IFRS के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रीट करते हैं, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में राइज होता है तो। बट सिमिलर अगर इंडेक्स का केस होता है तो हम उसको क्या करते हैं OCA के अंदर ट्रीट करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं इक्विटी के अंदर, अनलेस कि अगर हमें कोई क्लियर एविडेंस मिल रखा है कि अगर कोई बार्गेन परचेज है उसको हमें डायरेक्टली इक्विटी के अंदर क्लासीफाई करना है कैपिटल रिजर्व। और IFRS 1 जो इंडेक्स 1 इसके अंदर क्या है कि डेफिनेशन है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कि IFRS के अंदर क्या होता है कि हम डीम्ड कोस्ट की एग्जाम्पशन IFRS के अंदर नहीं मिलती, तो हमें वहाँ पे क्या फॉलो करना होता है, 3 ऑप्शन होते हैं। आइदर हम इंडेक्स या IAS 16 को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें, या क्या करें हम फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट करें ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, या फिर हम क्या करें अगर हमने कोई प्रीवियस गैप फॉलो करे थे उसमें अगर हमने कोई लास्ट में रिवैल्यूएशन किया है तो हम उस रिवैल्यूएशन फिगर को पिक कर सकते हैं। बट इंडेक्स के अंदर क्या किया उन्होंने, एक D7AA पैरा इंट्रोड्यूस कर लिया है, उससे क्या हो गया, एडिशनल ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि आप कैरिंग वैल्यूज को भी लास्ट प्रीवियस गैप के आप डेट ऑफ ट्रांजिशन पे फुलफिल आप कैरी ऑन कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म करेंसी मॉनेटरी आइटम के अंदर वो IFRS के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जो जैसे अगर AS हम देखें AS 11 के अंदर वहाँ पे उनकी पॉलिसी होती थी कि आप उसको कंटिन्यू उस पॉलिसी को आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर उसके एक्सचेंज गेन को आपको जो ट्रांसफर करना है, उससे रिलेटेड सिमिलर अभी भी एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड है। और ये लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसको सर्विस कंसेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे तो वो IFRS इफ्रिक की बात करता है, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड की वो बात करता है, क्योंकि अपेंडिक्स D की, अदरवाइज इसमें कुछ ज्यादा वो चेंज नहीं है यहाँ पे।
और एक कार्विन है कि जो हम क्या करते हैं कि कि जो IFRS 3 है वो क्या कहता है कि एक्सक्लूड्स करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। बट क्या है, जो इंडेस है वो अपेंडिक्स सी में गाइडेंस प्रोवाइड करता है कार्विन से रिलेटेड। और सिमिलर ऐसे नीचे यही इसका चार्ट प्रोवाइडेड है, मतलब समरी फॉर्म में, कि आप जैसे अगर जल्दी से रेफर करना हो कि कैसे है, कोई शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जल्दी से रेफर करना हो तो। नेक्स्ट, हाँ, अब अभी हमारा ये आया केस इंडेक्स नंबर 1। अब इसके अंदर हमारा क्या यूज, कैसे यूज करेंगे, अगर हम जल्दी से, अगर हमें कोई केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी है कि अगर कोई आ रखी है या नहीं आ रखी, तो हम उसको जल्दी से उसके वर्ड से चेक ऑन कर सकते हैं कि अगर कोई, जैसे अगर अमेरिकन कॉर्पोरेशन है, कुछ ऐसा वर्ड आ रखा है, तो हम उसको जल्दी ऑन कैरी ऑन चेक ऑन कर सकते हैं अपनी केस स्टडी से, अगर हमें है टाइम। इसको फिर भी अगर हम कोशिश करने की मतलब थोड़ा यूज लास्ट में करें, या अगर हमने जल्दी देखना है, क्योंकि वाई से क्या करती है, स्टार्टिंग में पैरा या कुछ उसका एलिमिनेट कर देती थी, तो इसका फिर भी यूज थोड़ा कम करें। अब इसके सबसे बेस्ट क्या होता है कि हम केस स्टडी, इसका जो जीएफआरएस केस स्टडी इंडेक्स है, जो हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट का है, हम उसका यूज करें। अब इसके अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम, अब मैं एक बार ये भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अब कैसे कर रखा है कि इसको हमने कर रखा है इंडेक्स और इंडेक्स वाइज, कि स्टार्टिंग में इंडेक्स 1 2 3 या 1 2 ऐसे इस सीक्वेंस में चलेंगे आगे, और सिमिलर कैरी ऑन होंगे, और लास्ट में अगर हमारे कोई मल्टीपल्स बेस्ड होंगे तो वो भी आ जाएंगे। अगर जैसे अब 115 प्लस अपेंडिक्स है, 115 प्लस 38 है, अगर कोई कॉम्बिनेशन होंगे वो लास्ट में आएंगे हमेशा। अगर कोई अगर कॉम्बिनेशन हो रही है, तो एक जल्दी से हम इसको ऐसे रेफर भी कर सकते हैं, कि इसको भी मैं एक क्वेश्चन के साथ रेफर करना भी बताता हूँ। और ये सिमिलर हमारा क्या है, पास्ट ईयर पेपर इंडेक्स, मैंने ऊपर इसमें क्या किया, ऊपर लिख भी दिया है यहाँ पे, कि इस पेपर पे, यहाँ पे इस शीट पे कौन कौन से इंडेक्स कवर हो रहे हैं, 1 2 7 8 10 12। हम जल्दी से देख ये, क्योंकि हमें क्या होता है कि अगर हम कोई नई केस स्टडी आती है, तो हमें कई बार ये तो पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट, कौन सी केस इंडेक्स इंडेक्स लग रहा है, तो हम जल्दी से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडेक्स 12 लग रहा है, तो हम जल्दी से इंडेक्स 12 पे आ गए हमारे। अब इंडेक्स 12 के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू, हम जल्दी से एक बार रीड ऑन भी कर सकते हैं क्या क्या उसने पूछ रखा है, तो हम जल्दी से उस पेज पे जा सकते हैं या उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं वहां पे। और इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, अगर जल्दी से जाना है, अगर ये जैसे ये क्या है, पास्ट ईयर पेपर्स की है, तो हम इसके लिए कैसे जाएंगे, कि जो एक फाइल है ना, ये अदर रिमेनिंग केस स्टडीज की, इसके लिए यहाँ पे ये रहा है, यहाँ पे अटेम्प्ट वाइज हमने स्टार्टिंग में दे रखा है, और साइड में उनके पेज नंबर रेफरेंसेज है, तो हम आगे से जल्दी से जाके उस पेज नंबर पे कैरी ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट कम हो। और सिमिलर हमने जैसे क्या किया है कि ये जीएफआरएस जो एमटीपी का हो गया पर्टिकुलर, जो उसके अंदर, क्योंकि एमटीपी और पास्ट ईयर दोनों के कॉम्बिनेशन है, तो इसमें से ऊपर क्या लिख दिया कि कौन कौन सी केस स्टडीज इसके अंदर कवर्ड है, तो वो पूरा लिख रखा है, इसके अंदर पूरी डिटेल्स है, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू है, कुछ भी है, उसका पार्ट कौन सा कंटेन कर रहा है, वो भी एक रेफरेंस है। जैसे अगर हम इसमें बताऊं कि जो केस स्टडी है, इसके अंदर केस स्टडी नंबर 2 है, और एमटीपी उसमें क्वेश्चन नंबर पर्टिकुलर कौन सा 6 है उसका, तो हम ऐसे भी रेफर, जल्दी से रेफर कर सकते हैं कि जैसे 2 उसका पार्ट बी है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। जो पुरानी केस स्टडीज होती थी उसमें उसका सीक्वेंस अलग होते थे। और एक बस इसमें थोड़ा सा ये हाईलाइट रखना, जैसे पास्ट ईयर है उसमें यहाँ पे एमटीपी हो गए, वो है वैसे भी पास्ट ईयर पेपर्स ही यहाँ पे बस। और लास्टली ये एमटीपी हो गए, इंडेक्स डन हो गए। अब जैसे अगर मैं रेफरेंस के लिए बताऊं कि हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई केस स्टडी अगर सिमिलर आई है, तो जैसे एक, जैसे नवंबर 22 के अंदर एक केस स्टडी कॉमन आई थी, जैसे केस स्टडी नंबर 3। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर जाएंगे, वैसे केस स्टडी नंबर 8 हमें पता है, मैं एक बार जल्दी कंट्रोल F केस स्टडी, ये आ गई केस स्टडी 8 आ गई। तो इसके लिए हमें क्या है, देखो उन्होंने स्टार्टिंग यहाँ पे क्या है, बीन इज डाइवर्सिफाइड मल्टीपल बिजनेस के अंदर है, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने किया बिगिन विद जॉइंट कंस्ट्रक्शन है। अब उन्होंने कहाँ से, आईसी ने कहाँ से इस क्वेश्चन में स्टार्ट किया, बिगिन प्रोड्यूस जॉइंट कंस्ट्रक्शन। उन्होंने मीन्स डायरेक्ट ऊपर वाली लाइन, 2 लाइन एलिमिनेट कर दी, तो अब उसको जल्दी से मैच नहीं कर सकते। तो इसके लिए कैसे रेफर करना होता है, कि हम जल्दी से आएंगे, पहले रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे इसमें देखते हैं कि जॉइंट अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, आया हुआ है इसमें, या फिर शेयर बेस्ड पेमेंट, ये हम जल्दी से रेफर कर सकते हैं कि शेयर बेस्ड पेमेंट के हम अब जल्दी से जा सकते हैं। जैसे अगर हम अपने जाएं कि स्टार्टिंग से जीएफआरएस, पहले केस स्टडी डाइजेस्ट को हमेशा रेफर करो कि उसके अंदर है या नहीं है। तो हम इसके अंदर कहाँ जाएंगे, हमारा कौन सा IFRS 2 है या इंडेक्स 102 है, तो हम 102 स्टैंडर्ड पे जाएंगे पेज नंबर पे। जैसे 102 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी क्या है, वैसे ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो क्योंकि अगर वहां से में होगा तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा अगर एज इट इज आया। तो हम आगे 102 पे, यहाँ से जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो रहा है, हम जल्दी से देखेंगे अब क्या पूछ रखा है उसने, क्वेश्चन क्या था, एक बार हम वापस एक बार जल्दी से देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, टू बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसने ये पूछ रखा है कि फाइनेंशियल पोजीशन और क्या करेंगे। जैसे कहाँ के हम यहाँ पे थे, कंप्यूटर ट्रीटमेंट शेयर बेस्ड इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम पोजीशन एज ऑन दिस। देखो ये रहा, हम जल्दी से अब रेफर कर सकते हैं कि हमें मिल गया यहाँ पे, केस स्टडी नंबर 8.8 है, यहाँ पे उसका 8.8 क्वेश्चन है। तुम क्या कर सकते हैं, जल्दी से अब हमारे जी डाइजेस्ट में जाएंगे, 8.8 पे हम जाएंगे जल्दी से,
हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेंगे। अब जैसे 8.8 हमें मैच मिल गया, हम जल्दी से और रिक्वायरमेंट भी देख लेंगे कहीं और केस स्टडी बिल्कुल एज इट इज तो नहीं आती है। हम जल्दी से और रिक्वायरमेंट हम चेक ऑन कर सकते हैं कि जैसे जॉइंट ऑपरेशन विद बोरोइंग कॉस्ट डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूछा है, और सेकंड में फैक्ट्री की पूछी है। तो अगर हम वापस इस पे जाएं, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री पूछी है, उन्होंने पाइपलाइन की बोरोइंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ लॉस, मींस एज इट इज केस स्टडी आ गई है यहाँ पे। और अगर हम आगे भी जाएं, अगर हम जैसे अगर सारे देखो, अगर कई क्वेश्चन इजी होते तो हम उसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, अगर अगर हमें नहीं मिल रहा। जैसे अगर मान लो इसके अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने ये सारे तो सिमिलर थे यहाँ पे, ये मतलब ये न्यू केस स्टडीज थी, मतलब न्यू क्वेश्चन थे थोड़े से। बट उन्होंने क्या किया, हम इसको भी अगर हम रेफर करना चाहें, क्योंकि ये तो हमें मिलेंगे नहीं उसके अंदर, अब तो वैसे क्योंकि अब तो इंट्रोड्यूस हो गया एग्जाम के अंदर। बट अगर अदरवाइज अगर ये न्यू क्वेश्चन होता तो उसके अंदर तो हमें दिखता ही नहीं, क्योंकि जो पास्ट ईयर पेपर गया किसी के अंदर फाइल के अंदर भी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जैसे ये वाली जो एमसीक्यू से ये कॉमन थे, तो अगर हमें एमसीक्यूज हमें थोड़े अगर ट्रिकी लग रहे हैं, पहले तो हमको ट्राई करें कि हम खुद सॉल्व कर लें। अगर हम कर पा रहे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर हमें 2 नंबर के होते हैं, हम जल्दी सॉल्व करके टाइम सेव कर सकते हैं। बट अगर हमें फिर भी अगर लास्ट में डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम जल्दी से एक बार देख लें कि क्वांटिटी थ्रेशोल्ड लग रहा है, कौन से इंडेक्स का पूछ रखा है वापिस। जैसे इसमें इंडेक्स 108 का पूछ रखा है, हम इंडेक्स 108 पे आएंगे, एक बार चेक ऑन कर लेते हैं। इंडेक्स 108 और एमसीक्यू पूछ रखा है उन्होंने, और उन्होंने क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन अबव विच सेगमेंट ए टू ई वुड बी कंसिडर एज रिपोर्टेबल। तो इसके अंदर हम 108 पे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। बेस्ड ऑन क्वांटिटी थ्रेशोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल। जैसे एमसीक्यू है और 18.1 के स्टडी डिजिस्ट का है, हम जल्दी से 18.1 पे जा सकते हैं, और हम आगे भी मैच ऑन कर सकते हैं कि सिमिलर एमसीक्यूज तो है नहीं है उनकी रिक्वायरमेंट। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जल्दी हेल्प हो सकता है। अगर हमें वहाँ पे फर्स्ट टाइम है, अगर न्यू केस स्टडी होगी तो हमें क्या पता केस स्टडी जिससे ना मिले, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से एक बार यहाँ पे आके भी देख लेंगे सब। लेकिन हमेशा सबसे पहले क्या ट्राई करनी है कि खुद एक बार सॉल्व करके देखो, अगर नहीं हो रहा तो जब हम जल्दी से आके एक कंसेप्ट भी देख सकते हैं। अगर मान लो भी कंसेप्ट है, जैसे अब इसमें भी 108 में है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही है। सॉरी फॉर दिस। हम्म सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम इसको ऐसे जल्दी से रेफर ऑन कर सकते हैं, अगर कोई हमें ना मिले तो हम 108 यहाँ पे एक बार चेक ऑन कर लें, फिर आगे हम देख लें एक बार। तो हम ऐसे जल्दी से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।